चलिए, तो खोरठा निबंध के मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित जो चैप्टर था, बी.एन. औदार के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर, जिसको हमने लास्ट पार्ट 1 में बीच में ही रोक दिया था, ठीक है, उसका हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं। चलिए आगे हम इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सोवियत रूस कर उल गुलान के पेछू प्रेमचंद्र साहित्यिक समाजवादी विचारक आटा पाटा पावा है। ठीक है, हम जानते हैं कि मतलब सोवियत संघ का जो क्रांति है, रूस की क्रांति हम कह सकते हैं। कब हुआ था रूस की क्रांति? तो 1917 से 1918, ठीक है। तो उस बीच ये जो रसिया की क्रांति होती है, रूस की क्रांति जो होती है, ठीक है, उसमें प्रेमचंद्र के साहित्य का भी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलता जुलता मतलब उसमें प्रभाव था। ठीक है, रूस की क्रांति में प्रेमचंद्र के साहित्य का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मतलब देखने को मिलता है। प्रेमचंद्र जी समाजवाद और वर्गहीन समाज की कल्पना करे हथिन। ठीक है, प्रेमचंद्र जी कैसे समाज की कल्पना करते हैं? तो प्रेमचंद्र जी जो है एक समाजवाद, ठीक है, और एक वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें कोई कैटेगरी ना हो, कोई अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, सब मतलब सब में समानता हो, सब एक समान हो, ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। एकर उपन्यास प्रेमाश्रम, ठीक है, और ये प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वो कब लिखा गया है? तो 1918-19 के माझा माझी लिखल गेल है। तकर में ढेर समाजवादी आटा पाटा है, एगो पैटर देखा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि ये जो रसिया है, रसिया किस प्रकार का देश है, और रसिया और अमेरिका में दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि अमेरिका जो है पूंजीवादी देश है, और रसिया जो है कैसा देश है? समाजवादी देश है। ठीक है, यहाँ पे पूंजीवादी बिल्कुल भी नहीं है। सारी कंपनियां जो है यहाँ पे वो गवर्नमेंट की कंपनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे समानता बहुत ज़्यादा पाया जाता है रसिया में, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। मान के चलो हम गूगल की बात करते हैं, गूगल का जो मालिक है वो देखो कितना अमीर है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो या फिर फेसबुक की सब की बात कर लो, तो वहाँ पे पूंजीवादी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है अमेरिका में, लेकिन रशिया में समाजवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और प्रेमचंद्र भी कैसा समाज निर्माण करना चाहते हैं? तो समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं और वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सोवियत रूस की जो क्रांति है, मतलब यूएसएसआर की जो क्रांति है, और प्रेमचंद्र की साहित्य में काफ़ी ज़्यादा मतलब समानता देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या है एग्जाम्पल? देखते हैं। चुनाव के समय भिखारी की तरह द्वार द्वार घूमते फिरते हैं, लेकिन मेंबर होते ही राजा बन बैठते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्र में अभी जैसे मुखिया का चुनाव होगा, अब मुखिया का ही चुनाव, चलो अब जमीनी स्तर से हम लोग देखते हैं, तो मुखिया का चुनाव अभी होगा। तो मुखिया का जब चुनाव होगा तो क्या होगा? जो भी मुखिया का कैंडिडेट होगा घर घर आएगा, ठीक है, चुनाव वोट मांगेगा। जैसे उससे बड़ा भिखारी को है ही नहीं। भिखारी भी क्या करता है? घर घर जा करके भीख मांगता है। तो उसी टाइप से वो भिखारी खाने के लिए, पैसे के लिए भीख मांगता है, ये वोट के लिए भीख मांगता है। ठीक है, और एक बार यदि वो चुनाव जीत गया, फिर तुमको देखने भी नहीं आएगा कि कौन तुम हो। ठीक है ना। उस कठिन समस्या का फल यह निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वो जो कठिन तपस्या करता है, घर घर घूम करके जो वोट मांगता है, उसी वो एक तपस्या ही होता है जो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और जब चुनाव जीत जाता है तो वही उसको फल के रूप में मिलता है। यह बड़ी भूल है कि मेंबरों को एक निर्दिष्ट काल के लिए रखा जाता है। वोटरों को अधिकार होना चाहिए कि जब किसी सदस्य को जी चुराते देखे तो उसे पदच्युत कर दे। मतलब ऐसा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी या फिर समझ लो कि बी.एन. औदार साहब इसमें कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा समाज का निर्माण करो, ऐसा मतलब ये वोटिंग जो ये 5 साल वाली जो प्रणाली है ना, कि 5 साल, हर एक 5 साल के लिए के बाद चुनाव होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मेंबर चुना गया है, ठीक है, वो यदि बीच में ऐसा पाया गया कि वो जनता की सेवा सही से नहीं कर रहा है, तो उसको बीच में ही जनमत करवा करके उसको बीच में ही भी हटा सकते हैं। जैसे हमारा स्विट्जरलैंड में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नहीं, 5 साल, यदि आप 5 साल सही से काम करोगे तभी आप 5 साल के लिए, अदरवाइज आपको पहले भी 5 साल के पहले भी वहां पे जनमत करवा करके आपको बीच में भी हटाया जा सकता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यह सब रंगे हुए सियार हैं, लुटेरों का जत्था है, किसी को खबर नहीं कि गरीबों
पर क्या बीत रही है। ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये मतलब एक मतलब क्या है, सियार हैं, सियार। और लुटेरों का ये ग्रुप है, ये होते हैं ये सब, ठीक है। उनको पता है, उनको उनको खबर ही नहीं कि गरीबों पे क्या बीत रही है, गरीबों की क्या हालत है। किसी के हृदय पर दया ही नहीं। कोई राजा है, कोई तालुकदार है, कोई महाजन, सभी गरीबों का खून चूसते हैं। सभी, चाहे जो भी हो, तालुकदार हो, महाजन हो, राजा हो, सभी का एक ही मकसद है, क्या, गरीबों का खून चूसना। ठीक है, उनकी झोपड़ी में सेंध लगाना और यहाँ आकर देश की अवनति का पच्चा पचड़ा गाते हैं। ये कहाँ, ये लाइन जो है, इतना ये सारा जो लाइन लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? अब जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ बुक है, नाम क्या है उसका? प्रेमाश्रम। उसका पेज नंबर 102 103 में आप देखोगे तो ये सेम लाइन मतलब वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ से ये लाइन बी.एन. हवलदार साहब उठा करके और यहाँ पे डाले हुए हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। यह उपन्यासिक एगो पात्र प्रेम शंकर आपन वर्ग मैंने आपन जाइत गोतिया के छोड़ के गांव चिपाइल जताइल लोके मांझे जाय के प्रेमाश्रम परमेक कुबा परमेक आश्रम बनावा है और ऊ गोटे गाँवे के हैजा मारा लोके गोठियावा है और आपन जमीन ओखिन के मध्य बांटती है। तो जो ये प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम उपन्यास जो प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, उसका एक मुख्य पात्र जो है, क्या नाम है उसका? प्रेम शंकर। ठीक है, वो एक मतलब अमीर आदमी रहता है। ठीक है, उसके पास बहुत सारी जमीनें रहती है, लेकिन वो अपना वर्ग को छोड़ करके एक जो वहाँ के उस गांव के जो शोषित वर्ग के लोग होते हैं, उनके ग्रुप में चला जाता है। ठीक है, उनके बीच में जा करके एगो अपना झोपड़ी बनाता है और उनके साथ रहने लगता है। उन लोगों के गरीब मतलब दुख पीड़ा कष्ट को बांटने के लिए क्या करता है, अपनी जमीनों को क्या करता है, उनके बीच में बांट देता है और उनके साथ मिलजुल के रहता है, खेती करता है, कमाता है, खाता है। ठीक है, प्रेमचंद्र जी की कथा साहित्यिक दोसर का दौर मैंने एक मांझा मांझी काल क्या है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से गते गते वस्तु पूरक यथार्थवाद में बदल जाए। चलो अभी ये जो प्रेमाश्रम आप लोग क्वेश्चन, आप लोग जो अभी हम लोग जब करेंगे आगे डिस्कस, ठीक है, जब सारा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रेमाश्रम है वो मुंशी प्रेमचंद्र के किस काल में मतलब उसके किस काल में लिखा हुआ ये उपन्यास है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पहला काल में लिखा हुआ है। ठीक है, और अब हम आते हैं दूसरा काल, जो मांझा मांझी काल जिसको कहा जाता है। तो उसकी जो विशेषता ये है कि अब आदर्श मुखी यथार्थवाद से वो हट करके अब किधर चले जाते हैं, वस्तु पूरक यथार्थवाद की ओर चले जाते हैं। इनकी जो उपन्यास होते हैं, रचनाएं जो होती है, उनमें आदर्श उन्मुख यथार्थवाद की विशेषताएं धीरे धीरे छिन्न होती जाती है और वस्तु पूरक यथार्थवाद की विशेषताएं आती जाती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ई घरिक प्रेमचंद्र सोझे भावुक लोक नाय मैंने को कोनो चीज स्थिति और जीवनक प्रसंग के सोझे भावुक हाय के नाय देखत। एकर मने ठेन में तो है, असंतोष और असहमति तो है, विरोध के भाव तो है, अन्याय देख के एकर मन तो राजी न, तैयो प्रेमचंद्र जी संघर्ष लय तैयार न। ठीक है, मतलब अब जो है इनका मन थोड़ा बिल्कुल क्या हो चुका है, बदल चुका है। ठीक है, इनके मन में असंतोष है, असहमति है, लेकिन और विरोध की भावना भी मन में जागृत हो रही है। ठीक है, मतलब ये सेकेंड टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जो बीच बीच का काल है इनका। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें संघर्ष करने का वो ताकत नहीं है, संघर्ष करना नहीं चाहते हैं वो। ठीक है, उसका विरोध नहीं करना चाहते हैं, मन में विरोध की भावना है लेकिन लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं वो। ठीक है ना, असहमति तो है लेकिन उसका विरोध नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, लड़ले तैयार नहीं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके समाज के की भामे सरियावल जाए पारे सेटा ओखरा बुझे न आवहलन। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा उसको ऐसे लगता था कि लड़ाई झगड़ा करके, जे मान के चलो जिसके पास संपत्ति है, जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उससे झगड़ा करके हम जीत थोड़े ना सकते हैं, और लड़ाई झगड़ा करके किसी का भलाई थोड़े ना हुआ, यही सोच करके मतलब इनका सोच काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। ठीक है, वो विरोध नहीं करना चाहते थे, लड़ाई झगड़ा करके किसी से कुछ मतलब अपना हक नहीं, हक की लड़ाई छीनना मतलब छीनना नहीं चाहते थे अपने हक का चीज़। ठीक है ना, चलिए आगे। ओखर सोचना रहन कि लड़ाई झगड़ा
तो होके बर्बादी के घर, फिर लड़ाई करके समाजे के की लेखे सुधार बे। उनका यही सोच था कि लड़ाई झगड़ा जो करने से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करने से मतलब नुकसान ही होता है। ठीक है, लड़ाई से किसी का भला नहीं हुआ है। रसिया भी और यूक्रेन लड़ाई कर रहा है, तो क्या होगा, भले रसिया मान के चलो जीत भी जाएगा तो क्या उससे उसका नुकसान नहीं हुआ, बहुतों का नुकसान हुआ। ठीक है, बहुत बहुत अभी रसिया यूक्रेन तो 20-25 साल पीछे जाएगा ही जाएगा, रसिया भी 10-15 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए जब भी युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो नुकसान दोनों का होता है। ठीक है, तो वही ये सोच रहा है मुंशी प्रेमचंद्र अपने दूसरे मांझा मांझी वाला काल में कि भैया इसमें ये लड़ाई से किसी का कल्याण हुआ है क्या, कैसे लड़ाई से समाज नहीं सुधर सकता। पुरना घार के तोड़ के नवा घार बनवे के हाँ, पुरना घर के तोड़ के नवा घर बनवे के बाटे ओकर ध्यान नाय रहन, बिचकुन पुराने घर के ओवायर लेसा मुंदा कर के चमकवे के रहन। उसका टारगेट यही था कि जैसे देखो, पुराना घर है उसको तोड़ करके नया घर बनाने का उसका कोई मकसद नहीं था, बल्कि जो पुराना घर है उसी का मरम्मत करो। जो पुराना नया यहाँ से घर का मतलब समाज है, ऐसा नहीं कि वो समाज को ही पूरा क्या करो, मतलब सारे लोगों को मार करके और फिर एक नया समाज का निर्माण करो, नहीं, उस ऐसा इसका कोई मकसद। जो पुराना समाज है उसी में सुधार करके उसके गुणों में, उसकी विशेषताओं में सुधार लाना प्रेमचंद्र जी का टारगेट था। और उससे मतलब समाज एक उस समाज में नई विशेषता गुण भरना चाहते थे। ठीक है, ये एगो कहानी क्या है, कहानी का नाम समस्या कर नायक भारतीय आज़ादी और सूरज लाई अहिंसक लड़ाई बिन झगड़ा लड़वैया लोग के कहा है। ठीक है, मतलब एक मतलब चैप्टर का नाम क्या है, कहानी का नाम क्या है, समस्या। और समस्या मतलब देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का साथ लेता है, उसके बारे में कुछ कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या उसमें कहते हैं। मतलब बिना लड़ाई झगड़ा के आज़ादी पाने के तरीका को, अपना काम करना और अपनी दशा संतोष रखना, यह आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। मतलब अपना काम करो और उसी में संतोष रहो। ठीक है, यही सबसे आदर्श है। मतलब एक आइडियल थॉट यही है कि अपना काम करो, उसी में संतुष्ट रहो, यही होना चाहिए लोगों का सोच। लेकिन क्या हो रहा है कि यही जो आपका देवत्व वाला गुण है ना, यही वाला यही ये किसका गुण होता है, देवता का। और यही जो देवत्व वाला गुण है आपके लिए क्या हो रहा है, यही आपका सीधापन जो है क्या हो रहा है, आपके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो अहिंसा की लड़ाई जो है ना, अहिंसा के बल पर, मतलब केवल आप सोचोगे कि अहिंसा के बल पे पूरा मतलब अपना हक पाया जा सके, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत तो हिंसा, थोड़ा बहुत तो आक्रोश अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। समाजे धन के बढ़त महत, मानुषे ले बेसी महत धन के दिएक चाइल के खिलाफ प्रेमचंद्र कलम बराबरे लड़े है। ठीक है, समाज में किसका महत्व ज़्यादा बढ़ रहा है, तो धन का महत्व बढ़ रहा है। मनुष्यों से भी ज़्यादा वैल्यू किसका बढ़ रहा है, धन का वैल्यू बढ़ रहा है। इसके कारण मतलब वो बराबर क्या करते हैं, प्रेमचंद्र जी अपने कलम से बराबर इसके खिलाफ लिखते रहते हैं कि मनुष्य से कोई चीज़ बड़ा कैसे हो सकता है, धन को इतना ज़्यादा आदमी महत्व क्यों देता है, सब चीज़ का तो निर्माता मनुष्य ही है। फिर मनुष्य जिसके पास धन नहीं है उस मनुष्य को कम क्यों वैल्यू देता है, और जिसके पास धन ज़्यादा है उसको क्यों ज़्यादा वैल्यू देता है। क्या मनुष्य का अपना कुछ स्टेटस नहीं है, उसके धन के बल पे ही उसका स्टेटस डिसाइड होगा। प्रेमचंद्र के कहे के कि महाजने सभ्यता है धन मानुष के गुलाम बनावे है। ठीक है, ये महाजने जो है ना, ये महाजन वाला जो दुनिया है, सभ्यता है, वो मनुष्य को क्या कर रहा है, गुलाम बना रहा है। प्रेमचंद्र के कहना रहन, मानुष मानुष ले बोड़ केहू ना, मानुष गोटे दुनिया के बनवैया, मानुष पैसा कौड़ी सभे बनावे है, तो पैसा कौड़ी ले कम महत आदमी के की ले देल जाए। ठीक है, मतलब ये देखो, मतलब सारे मनुष्य क्या है, आपस में बराबर है, कोई मनुष्य किसी से बड़ा नहीं, कोई मनुष्य किसी से छोटा नहीं। ठीक है, तो यदि किसी मनुष्य के पास कम पैसा है उससे उसका महत्व कैसे कम हो जाना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए कि किसी के पास कम पैसा है तो उसको कम महत्व दो, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा महत्व दो, नहीं, सबको बराबर महत्व। पैसे से किसी का स्टेटस डिसाइड नहीं होना चाहिए भाई। ये तो आदमी के नासमझी बेअक्ले का काम है।
ये क्या है, आदमी का मतलब नासमझ है, उसके लेवल उतना उसकी सोच गंदी है। छोटी सोच वाले आदमी होते हैं जो जिसके पास जो गरीब लोगों को इज्जत नहीं करते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, उसकी सेवा नहीं करते हैं। रंगभूमि उपन्यासिक नायक राजा महेंद्र कहात। देखो रंगभूमि जो नाटक, ये जो चैप्टर है, ये बुक जो है उपन्यास, ठीक है, उसके लेखक प्रेमचंद्र जी, उसके मुख्य नायक कौन है, राजा महेंद्र। क्या कहते हैं, जनवाद और साम्यवाद उस का संपत्ति से बैर है। जनवाद और साम्यवाद जो है दोनों क्या करते हैं, संपत्ति से बैर रखते हैं, ठीक है, दोनों मतलब संपत्ति से इनका नाता वाता काफी 36 का आंकड़ा होता है दोनों का। मैं उस समय तक साम्यवादियों का साथ ना दूंगा जब तक मन में यह न निश्चय कर लूं कि अपनी संपत्ति त्याग दूं। जैसे ये राजा है, राजा महेंद्र क्या है, राजा है, इसके पास बहुत सारी संपत्ति है। ये जनवाद और साम्यवाद को क्या करता है, समर्थन करना चाहता है, लेकिन ये कहता है कि देखो मेरे पास संपत्ति तो बहुत है, और यदि मैं जनवाद या साम्यवाद को समर्थन करूंगा तो मुझे अपना संपत्ति त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं तब तक मैं जनवाद और साम्यवाद को ना ही मन से ना कर्म से समर्थन कर पाऊंगा जब तक मेरे मन में ये थॉट नहीं आ पाएगा कि मैं अपनी संपत्ति का त्याग करने के लिए सक्षम हूँ। तब तक मैं साम्यवादी का ना तो वचन से समर्थन दे पाऊंगा, ना तो कर्म से तो दे ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। मैं वचन से साम्यवादी का अनुगामी बनकर कर्म से उसका विरोधी नहीं बनना चाहता। ये रंगभूमि से लाइन लिया गया हुआ है। रंगभूमि का पेज नंबर कितना है, 183 पेज नंबर है। चलिए आगे, न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रेमचंद्र जी आपन खीस देखावा हथिन। यह न्याय नहीं, न्याय का गोरख गोरख धंधा है। न्याय व्यवस्था के बारे में जो प्रेमचंद्र जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये न्याय नहीं है, ठीक है, ये न्याय का क्या है, गोरख धंधा है, गोरख धंधा। और ये भी लाइन प्रेमचंद्र जी रंगभूमि से ही लिया गया है, पेज नंबर 180 पेज नंबर। प्रेमचंद्र जी एक बाटे माना हत कि धर्म व मजहब सामाजिक चेतना वैज्ञानिक चेतना कर डहर आय रोड़ा है, ठीक। ये प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि जो धर्म है, ठीक है, धर्म सामाजिक चेतना और वैज्ञानिक चेतना के रास्ते में क्या है, एक रोड़ा बाधा बन के खड़ा हुआ है। जब तक ये धर्म समाज से धर्म वर्म का मामला नहीं समाप्त होगा ना, तब तक समाज में वो सामाजिक चेतना और वैज्ञानिक चेतना सही से नहीं मतलब फैल पाएगी, लोगों के अंदर मन जगह नहीं बना पाएगा। ये धर्म ही क्या करता है, हर जगह रोड़ा बन के तैयार हो जाता है, बाधा बन के तैयार हो जाता है। धर्म का स्तंभ मनुष्य का भय है। धर्म का जो स्तंभ है, जो पिलर है, जो धर्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मनुष्य का भय है। जब तक एक मनुष्य ये डरता रहेगा कि इसमें हम यदि ये कर्म नहीं करेंगे, कि दान नहीं देंगे, उसको दान नहीं देंगे, पंडित पांडे को दान नहीं देंगे, तब तक हमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वो डरता रहेगा, ठीक है ना। और ये मनुष्य का ये मतलब इसके अंदर ये जब तक भय बना रहेगा ना, तब तक ये धर्म समाज में रहेगा। तो धर्म का स्तंभ जो है क्या है, मनुष्य का भाई है। ये रंगभूमि चैप्टर से लिया गया है, ये भी लाइन। अब है सवा सेर गेहूं। कहानी शंकर नामक एगो सोझा साझा किसान अपन घरे आयल एगो साधुक मर्जाद करे लागिन गावे पड़े पांडे घर ले, ठीक है, पांडे का घर नाम क्या है, विप्र महाराज। सवा सेर गेहूं पैंचा मांग लाना है, ठीक है। शंकर जो है, सवा सेर गेहूं का जो मुख्य पात्र है, नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, शंकर। वो उसके घर में क्या आता है, एक मेहमान आता है। अब मेहमान आता है तो उसकी सेवा पानी के लिए उसके पास अनाज नहीं होता है, ठीक है। तो वो सेवा पानी के लिए अनाज नहीं होता है या फिर धन पैसा नहीं होता है, तो गांव का जो पांडे है, ठीक है, गांव में एक पांडे जो है, ठीक है, वो उसके पास जाता है और पैंचा सवा सेर गेहूं मतलब मांग के ले आता है, ताकि वो अपने अपने मेहमान की वो सेवा कर सके। पांडे जी साल भरे 2 बार खरिहानी ले हलत, एक बार खरीफ घरे और दोसर रवि घरी, ठीक है। गांव का अब पांडे है, तो पांडे है तो किसानों से क्या करता है, किसानों से क्या करेगा,
वो जाकर के धान खलिहानी में जब वो धान उन होता है, धान गेहूं होता है, तो वहाँ से अपना जा करके जो उसका हिस्सा बनता है वो ले आता है। और वो साल में कितनी बार लेता है? 2 बार। एक बार खरीफ फसल मतलब धान वान का हिस्सा लेता है, और दूसरी गेहूं वूम जो होता है, सरसों उरसों, उसका हिस्सा जा करके लेता है। पांडे है तो इतना पूरे गांव के लोगों से लेगा, तो धन संपत्ति तो इसके पास अपार होगा, ठीक है ना। तो आराम से, इसीलिए कोई किसी को भी यदि गांव में किसी आदमी को जरूरत पड़ जाता है तो वो पांडे के घर से ले आता है। शंकर आपन मन ही मन सोचलक, ई सवा सेर गेहूं पांडे जी के की तैर के घुरबैबन, घुराए दियो में लाजो लागो है। सवा सेर कुछ खास होता नहीं, अब छोटा सा अमाउंट है, वही शंकर सोच रहा है कि सवा सेर गेहूं का ही मतलब क्या ही उसको घुमाएंगे। ठीक है, जब अगली बार मतलब रबी फसल का जब कटाई होगा तो उस टाइम उसी टाइम क्या करेंगे, जब गेहूं मतलब कट उठ के आ जाएगा और पांडे अपना हिस्सा लेने के लिए आएंगे, तो उसी के साथ जो उसका हिस्सा उसका बनता है पर साल, वो पर साल का मतलब प्रत्येक साल का वो हिस्सा, और जो सवा सेर गेहूं हम लिए हुए हैं वो दोनों जोड़ के एक ही बार हम दे देंगे। अब एक काम करो हाँ पांडे जी, ई बैर जखना खरिहानी लिए अयता तखने पसेरी भर खरिहानी ले शेर 2 शेर बेसिए लगाए के दे देवें। वही है कि उसी टाइम क्या करेंगे, 1-2 शेर बेसी मतलब बढ़ा करके उसको दे देंगे सवा शेर के जगह पे। ठीक है, पांडे जी बुझिए जैता और हमू बुझ जाए, मतलब उसको भी समझ में आ जाएगा कि हम उसको क्यों एक्स्ट्रा दिए हैं, और हमको तो पता ही हम क्यों दिए हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच आपसी मेल भाव से वो हो जाएगा, मामला निपट जाएगा। चैत महीना पांडे जी खरिहानी उगाहे अयला, तो शंकर की करलक कि 1.5 पसेरी गेहूं मने 7-8 शेर दे देहन। ठीक है, जब उसके मतलब चैत महीना में जब उगाही करने के लिए पांडे खलिहान, प्रत्येक किसानों के खलिहान वो जाता है, तो वो पांडे शंकर के खलिहान भी जाता है। तो उस टाइम क्या करता है ये शंकर कि 1.5 पसेरी गेहूं उसको जो होता है, 1.5 पसेरी का कहने का मतलब 7-8 शेर जो होता है, उसको गेहूं पांडे को दे देता है। ऐसे तो पैत बछर उ 1 पसेरी खरियानी दे अलग। पर प्रत्येक बछर उसका हिस्सा कितना बनता था? तो 1 पसेरी बनता था, लेकिन इस बार कितना दे दिया है? 1.5 पसेरी गेहूं मतलब 7-8 शेर दे दिया है। तो जो हिस्सा जो उधारी लिया हुआ था अपने मेहमान के खातिरदारी करने के लिए, वो भी, और उसका प्रत्येक साल का जो हिस्सा बनता था वो भी, दोनों मिला करके वो दे देता है। पांडे के बेसी खरिहानी दई के शंकर बुझलक ओ डरिन भय गेलक मंगवा 7 साल पार भय गेलक। पांडे जी घारे घारे जाय के पैकवा मांगे, पांडे से महाजन भाई गेला। अब पांडे वही है कि अपना वहां पे ले लिया, उसके बाद फिर पांडे जो है दूसरे घर भी जाता है, दूसरा खलियानी जाता है, और लेकर के सभी के घर से मतलब जो उसका हिस्सा बनता है वो लेके चला जाता है। एक दिन जी हिसाब लगौला, कागज पत्र काट कूट करला और शंकर के बुलाए मंगाए के कहा। एक दिन पांडे क्या करता है, अपना पतरा उतरा निकालता है। ठीक है, उस दिन जब उसको एक्स्ट्रा दिया गया, जब किसी को एक्स्ट्रा दे दिया जाता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही जब उसको फिर कम दो मतलब तो वो कुछ नहीं बोलेगा कि एक्स्ट्रा क्यों दिया। ठीक है, और लेकिन वो पुराना हिसाब किताब अपना रिकॉर्ड रखता है। तो पांडे भी जो है, पांडे पांडे है। ठीक है, और सवा शेर जो दिया है उसका एक डायरी मेंटेन किया होगा, तो एक दिन वो डायरी अपना पलटता है और पांडे को बुलाता है, इसको शंकर को बुलाता है, और बुला करके क्या कहता है वो देखते हैं। शंकर के बुलाए के मंगाए के कहा, तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़ा है, तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करने का मन है क्या? कि तुम्हारे यहाँ जो है कितना गेहूं मेरा बचा हुआ है? तो 5.5 मन गेहूं बचा हुआ है, और तुम देने का नाम नहीं ले रहा। क्या मन कर रहा है तुम्हारा? पचा लेना चाहता है क्या उसको तुम? हैं? काहे नहीं दे रहा? इतना सुनती शंकर के तो हचक बुझाया जाए। अब इतना सुन करके क्या कर हो जाता है, शंकर का हालत खराब हो जाता है कि 5.5 मन गेहूं कब लिए हम? जो हम 1.5 सवा शेर गेहूं लिए थे वो तो हम खलिहानी के टाइम में हम दे दिए, तो ये कहाँ से आ गया इतना ज्यादा? बेच बेचारा
बेचारा सोझा सोझी किसान पांडे के फरफंदी में बाझ जाए। अब हालत तो खराब हो ही गया है शंकर का। अब क्या करता है, 5.5 मन गेहूं एक मुश्त की लेखे पांडे के देत। अब ये 5.5 मन गेहूं भला एक बार में वो कहाँ से देगा हैं? गाछे बकला तो ओकर जे ओकर गाते न पांडे जी ओकरा लोक परलोक नाना रकमे के डर भय देखब रहत। ठीक है, पांडे है तो पांडे के बारे में तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि यदि उसको दान दक्षिणा आप नहीं दोगे तो ये लोक परलोक का डर भय दिखा करके वो किसी ना किसी तरीके से आपसे वो निकलवा ही लेता है। और 3 रुपया फ्री फी सैकड़ा शुद्ध के दर से कागज लिखाए लेत। ठीक है, कि चलो अभी तुम 5.5 मन गेहूं यदि नहीं दे रहे हो तो सैकड़ा पर तुमको 3 रुपया के ब्याज दर से तुमको देना पड़ेगा। अब शंकर पांडे जी के ऋण शोधे ले पांडे घर कमियां धांगर बन जा है। अब उसका जो मतलब बाकी है, ठीक है, ऋण जो 5.5 मन गेहूं में है उसके कारण जो उतना इंटरेस्ट उसका बनता जाता है, उसका चुकता करने के लिए ऐसे बेचारा कहाँ से चुकता कर पाएगा, तो उसके घर क्या बन जाता है, एक मजदूर बन जाता है और उसके घर ही काम करता है वो। शंकर के पांडे घारे खटत खटत जगरा ढहल जा है, काया सिराइल गेले, मकिन पांडे जी के 100 रुपया बाढ़ल गेले। अब उसके घर मजदूर बन जाता है लेकिन जिंदगी भर काम करता है, ठीक है, फिर भी उसका जो कर्जा है उसके ऊपर, वो कर्जा को चुका नहीं पाता है। और शरीर उरीर भी, अब कितना बेचारा आदमी का शरीर है तो बूढ़ा कभी ना तो कभी होना है, और उसका शरीर भी क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होके वो मर भी जाता है। शंकर के मोरे के पहर तक ओकर माथा पांडे के 120 रुपया, ठीक है, चगले रहे। जब वो मर जाता है शंकर, उसके ऊपर उस टाइम तक भी कितना 120 रुपया बाकी ही रह जाता है। पांडे जी सोचल जे शंकर अपन ऋण शोधे लागिन जत्ते तकलीफ सहलुक मकिन भगवान के घर कम से कम सुख तो मिले। ठीक, अब यहाँ पे बोलता है कि वो तो यहाँ पे सुख तो भोग नहीं पाया, पांडे सोच रहा है कि यहाँ पे तो सुख भोग नहीं पाया, तो कम से कम यहाँ ऋण चुकता करके चला जाता पूरा, तो कम से कम भगवान के घर में तो उसको सुख मिलता। लेकिन वो तो यहाँ पे ऋण चुकता कर नहीं पाया, पांडे का कर्जा पूरा तोड़ नहीं पाया, तो वहां पे भगवान के पास कैसे उसको मतलब सुख मिलेगा। अब इसको क्या करेगा, अब ये इसके बेटा इसकी पत्नी को डराएगा वो। और सुख मिलता कैसे, जब ऋण शोधक तब न। अब उसको मतलब शंकर को कैसे सुख मिलेगा, वहां पे शांति कैसे मिलेगा, उसका ऋण तो यहाँ पांडे का ऋण तो चुकता कर ही नहीं पाया, ऋण तो चघल है 120 रुपया। तब एक उपाय, वो ऋण के साधे ला शंकर के जवान बेटा नरेटी धार लेला, उ ऋण के साधे ला शंकर के बेटवा सिराय जा है, मकिन ऋण चगले रहे। ठीक, अब वो जो 120 रुपया ऋण बचा हुआ है उसको चुकता करने के लिए भी अब क्या करता है, शंकर के बेटा को वो नौकर बना के रख लेता है। नौकर, उसका बेटा भी नौकर, मतलब उसके घर में काम करते करते वो भी मर जाता है। फिर भी उसका मतलब जो कर्जा है, शंकर का जो कर्जा है, वो शंकर के ऊपर जो कर्जा है पांडे का, वो खत्म नहीं हो पाता है। प्रेमचंद्र जी के कहानी गुलैन कते कते पात्र गुलैन, पाप पर लोके डर, धार्मिक डर कते कते किस्में दुख सह हथ आपन, गरीबी हालत आपन दुख के बुझहत, जे इतो पूर्व जन्मे का कमाई है। अब प्रेम मतलब जो भी है, प्रेमचंद्र जो भी उपन्यास लिखते हैं उसमें जो पात्र लोग होते हैं ना, कितना मतलब कितने कितना किस्म का वो दुख सहते हैं, गरीबी वाली हालत में अपना कष्ट झेलते हैं वो। मतलब इस मतलब जन्म में इसलिए वो दुखी रहा करते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि ये पिछले जन्म का उसका पाप है, इसलिए भगवान हम हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और हमारी स्थिति ऐसी है। ठीक है, अधिकतर पात्र जो है प्रेमचंद्र जी के नाटक उपन्यास में ऐसे ही कारण से मतलब है। ठीक है, आर एगो आज गईबी बात जे ई पूर्व जन्मक कमाई और लोक परलोकक डर ब्राह्मण के नहीं। ठीक है, ये जो मतलब जन्म, ये सब जो जन्म मतलब पुराना जन्म का डर है जो है, ये गरीब लोगों के पास ही है। ठीक है,
ये पांडे वांडे लोगों के पास डर नहीं है, क्योंकि डर तो वही लोग फैलाते हैं ना, कि यदि तुम इस जन्म में पाप करोगे तो अगले जन्म में उसका सजा मिलेगा, अगले जन्म में फिर तुमको कष्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डर जो है पांडे लोगों को नहीं है, ये नॉर्मल लोगों को ही केवल डर होता है। डर है तो वह गरीब लोकन के हैं जो मारा लोकन के सबसेर गेहूं कहानियाँ जखन शंकर पांडे जी से कहा है, ए पांडे बाबा तोहर जतना बाकी ढाकी हल से हिये शायद रखबो। एक बार शंकर जो है पांडे जी से बोलता है कि आपका जितना भी हमारे ऊपर कर्जा है, हम यह जन्म में क्या करेंगे, सारा आपका हम कर्जा उतार देंगे, तोड़ देंगे। भगवाने घरे बिन ऋण शोध ले के की लेके जाऊं। भगवान के घर हम जब मरेंगे तो भगवान के घर जाएंगे तो आपका ऋण लेके हम किस तरीके से जाएंगे, फिर वहाँ पे हमको कष्ट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम मरने से पहले आपका सारा कर्जा हम तोड़ के जाएंगे। ये जन्मे तो ओकर खाही लागल हो, अगलो जन्म खातिर की ले कांटा रबो, कि इस जन्म में जैसे गरीबी का जिंदगी हम जी ही रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये जो हम जिंदगी जी रहे हो पिछला जन्म में कुछ पाप किए होंगे, अब फिर से हम आपका कर्जा नहीं चुका पाएंगे, फिर हम स्वर्ग भगवान के पास जाएंगे, वहाँ आपका कर्जा यदि नहीं चुका रहेगा तो वहाँ पे भी हमको कष्ट होगा, फिर अगला जन्म में हमको कष्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम आपका सारा जो कर्जा है इसी जन्म में आपका हम तोड़ के चले जाएंगे। मकिन एक बात सुन ल पांडे, हम तो दैये देबो, मकिन तोहरा भगवाने खियन जवाब दिए हो तो तखने पांडे जी कहलथिन। मतलब वही फिर बोलता है उसको शंकर पांडे जी को कि हम आपका तो कर्जा जो है सारा हम तोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन आपको भगवान से मेरे बारे में सिफारिश करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। आप भगवान को ये बोलना कि हमने आपका सारा कर्जा तोड़ दिया है, ताकि हमको वहाँ पे स्वर्ग में जगह मिल पाए। ठीक है, और तखन पांडे जी यही फिर आगे क्या कहते हैं, पांडे जी उसको आश्वासन देते हुए क्या कहते हैं वो सुनिए। पांडे जी कहते हैं, वहाँ का डर डर तो तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा। वहाँ का जो जो भगवान के घर का डर जो है वो मुझे नहीं है, तुम्हें होना चाहिए। ठीक है, वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, सब मेरा ही गोतिया उतिया है, सब अपना ही रिश्तेदार है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ का तुम टेंशन मत लो। ऋषि मुनि अभी सभी तो ब्राह्मण ही हैं। ठीक है, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बनेगा बिगड़ेगा हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। वहाँ जो है ना सब कुछ मेरा ही है, ऋषि मुनि सब जो वहाँ पे है वो ब्राह्मण ही है हैं? और वहाँ पे सारा जो कार्यभार संभालता है सब ब्राह्मण ही संभालता है, तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो, हम वहाँ पे बात कर लेंगे और वो सब जो भी कुछ मामला उमला हल्का बिगड़ेगा हम उसको संभाल लेंगे, उसके तुम टेंशन मत लो। ई भावे प्रेमचंद जी की कहानी उपन्यास गोलन ठाकुर बनिया सरकारी कर्मचारी जमींदार कारिंदा तहसीलदार इस सब लोग समाज में चुसवैया हकथिन। प्रेमचंद्र जी की जो कहानी उपन्यास होता है उसमें ठाकुर बनिया सरकारी कर्मचारी जमींदार तहसीलदार इस सब को क्या होता है, एक शोषक के रूप में दिखाया जाता है। और ये रियल में क्या होते हैं, समाज के शोषक होते हैं, चूसवैया होते हैं, लोगों गरीब लोगों को चूस चूस के उसका हड्डियां केवल बचने देते हैं, यहाँ तक कि हड्डियों को भी चूस जाते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब इनके उपन्यास में इन लोगों को दिखाया जाता है। शैल एक बार थोड़ेक आलोचक गोलन प्रेमचंद्र जी के बामनिक विरोधी लेखक कहले हलथिन। एक बार मतलब इसकी उपन्यास को अध्ययन करने के बाद एक इसका आलोचक क्या बोल देता है प्रेमचंद्र को, बामनिक विरोधी, मतलब ब्राह्मण का विरोधी बोलता है, ब्राह्मण विरोधी कवि इसको या लेखक बोल देता है इसको। चलिए आगे, प्रेमचंद्र जी के रचना सृष्टि और ले पुथान तक पहुँचते पहुँचते बड़ी बदलाई गेल रहे। अब प्रेमचंद्र जी का जो रचना है शुरू से लेकर के अंत तक, मतलब 1901-2 से जो वो लिखना शुरू करते हैं और उन्हें 1936 तक वो लिखते हैं, 1936 में मृत्यु हो जाती है। तो उसमें उसकी जो लेखन प्रकृति है ना, उसके लेखन की जो गुण है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्वेंशियल चेंजिंग उसमें आता है। शुरू में जो लिखी हुई उपन्यास कहानी है उसकी प्रकृति, उसमें गुण, उसमें कुछ और है, बाद में धीरे धीरे वो चेंज होता जाता है, उसकी प्रकृति बदलती जाती है। मैंने कि पुथना घरिक तेसरका दौर, अभी जो हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी जो शंकर वाला हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसमें शंकर वाला में वो दूसरा दौर का कहानी है वो। ठीक है, अब है ये तीसरा दौर का कहानी। तो तीसरा दौर का कहानी में क्या होता है वो देखते हैं। कहानी उपन्यास के पढ़ले गुणले बुझा है जे प्रेमचंद्र जी के तखनिक समाजे खेण खुचरा चाइल के आया ज्ञान भय गेल रहन और ओखन समाज और आदमी के लयके पहिलका विश्वास और धारणा
हृदय परिवर्तन जैसन विचार टूट फूट गेल रहे। मतलब तीसरा दौर का जो कहानी है उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि प्रेमचंद्र जी का लोगों के ऊपर से विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। जो शुरू में वो हृदय परिवर्तन पे ज़्यादा जोर देना चाहते थे, वो विचार उनका लगभग पूरी तरह से बदल गया है। अब उन चीज़ों पे वो ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। लोगों से विश्वास इनका धीरे धीरे लगता है तीसरा दौर तक काफ़ी ज़्यादा मतलब खत्म हो जाता है। ये कहाँ से पता चलता है? उसके उपन्यासों, उसकी रचनाएं पढ़ने से पता चलता है। के समाजे के चूसे है और के चूसा है, तखिन के उ बेगर बेगर चिन्ह ले ले रहथिन। कि अब तक इतना जिंदगी वो जी चुके हैं और इतना ज़्यादा मतलब गाँव का वो दौरा कर चुके हैं कि वो अब उनको एक एक व्यक्ति की पहचान है कि कौन समाज का मतलब शोषक है और कौन समाज का शोषित व्यक्ति है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के बारे में उसको खबर अब मतलब पूरी तरह से उसको हो चुका है। ठीक है, और लोगों से विश्वास भी पूरी तरह से उनका खत्म हो चुका है अब। सबले बड़ बात समाज के सरियावे के काम में जे हृदय परिवर्तन जैसन पहले के विश्वास रहे वैसन विश्वास ई पुतना घड़ी कहानी उपन्यास गुले नाय पावा। जो हृदय परिवर्तन वो पहला समय में मतलब पहला जो दौर था, पहला दौर कब से कब 1907 से 20 तक, उसमें जो विश्वास उनको दिखाई देता है, जो हृदय परिवर्तन पे जितना वो जोर देना चाहते हैं वो, और जो लोगों के प्रति उनका जो विश्वास था, वो विश्वास अब धीरे धीरे प्रेमचंद्र जी के अंदर से वो खत्म होता जाता है। ठीक है, और वो उन पे अब जोर भी नहीं देना चाहते हैं। पीठे मारा और मुँहे चुबा जैसन अलोपुदीन के कुचाइल के उ बूझ गेला हथन। हम लोग जो पहला दौर देखे थे प्रेमचंद्र जी का, उसमें नमक का दरोगा जो कहानी हमने पढ़ा था, तो ओलोपुदीन जो है उसमें जो वो एक जो दरोगा होता है, ठीक है, दरोगा को क्या करता है, नौकरी से निकलवा देता है और अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए उसको अपना मुंशी बना लेता है। ठीक है ना, क्या नाम था उसका, कुछ गौरी शंकर करके कुछ जो था। ठीक है, तो उसको अपना, हाँ हाँ, बंशीधर को क्या कर लेता है, अपना मुंशी बना लेता है वो। ठीक है, और ताकि वो फिर आगे उसका विरोध ना कर पाए। लेकिन वो उसकी क्या थी, कुटचाल थी वो। ठीक है ना, मतलब उसको रियल में उसकी भलाई के लिए उसको मुंशी नहीं बनाया था, बल्कि अपने उल्लू सीधा करने के लिए वो बनाया था। तो ऐसे लोगों को मतलब वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, अब अच्छी तरह से वो पहचान चुके हैं। ठीक, बंशीधर के मने उठैत विद्रोहे के ढेउ के सदा सदा ल निंझवाए अल्लापुदीन के कुचाइल के प्रेमचंद्र जी बेश भावे। मतलब उसके अंदर में जो आग लगी हुई थी, ठीक है, अल्लापुदीन का विरोध करने की, किसके अंदर, बंशीधर के अंदर, उसको बुझाने के लिए ही वो उसको नौकरी से निकलवा दिया और अपने फिर उसको मुंशी बना लिया। उ यह बात बूझ गेल रहते कि समझौत और राजू सलाह तब प्राय बड़का लोके के हिते बा भलाए लागे हो। ठीक, आगे। प्रेमचंद्र हृदय ई ढेउ टा बराबर उठे किले कि एगो आदमी जो जिनकी हर तोरवा काम करे है तैयो भूखे पटपटा है, ओकर छुआ पुता हेडगे ठेंडगे ठप्पर बावले भूला हाथ और दोसरका बिन गोड़ हाथ हिलाओ हिचावल ही चिकने खाया। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि मतलब दो लोग के बारे में यहाँ पे तुलना कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, कि एक समाज के एक लोग वो होते हैं, कौन, मजदूर लोग होते हैं, किसान लोग, जो क्या करता है, दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है। ठीक है, फिर भी वो एक टाइम का मतलब 3 टाइम का खाना ना तो अपने लिए और ना ही अपने बच्चों के लिए मतलब वो जुटा पाता है, ना पूरा शरीर को ढकने के लिए पूरा कपड़ा अपने लिए और अपने परिवार वालों के जुटा पाता है। जबकि एक दूसरे लोग हैं जो दिन भर कुछ भी काम वाम नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ भी काम नहीं करते हैं, फिर भी वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए महल में रहते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्रेमचंद्र जी को क्या है, नफरत है।
चिकने पिंधे है चिकने बतिया है चिकने देखा है गुला गुलन देसाई और ओका छुआ पुता मलक मारा हथिन ऐसने कील है। ठीक है, वो बोल रहा है कि क्यों, मतलब ऐसी पार्शलिटी क्यों है जो वो बिना मेहनत किए हुए भी, बिना कुछ फूलल खैरहा भी नहीं छूता है, फिर भी पूरा मस्ती में अपना ज़िंदगी जीता है, कैसे? मतलब ये पार्शलिटी क्यों है लोगों मतलब इस समाज में इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों है? सवा सेर गेहूं सवासेर गेहूं कहानी के नायक शंकर जे परलोकेक डर दबरल कोंचल रहा हलक और आपन सब दुख तकलीफ के पूर्व जन्मे के कमाई बुझल है। ठीक है, सवासेर गेहूं में जो मुख्य पात्र था शंकर, वो क्या करता है, अपना इस जन्म में जो भी दुख कष्ट पीड़ा वो भुगत रहा है, वो पुराना जन्म का अपना क्या उसका फल मान रहा है। माकिन ई तेसरका दौर मैंने पुथना घड़ी की कहानी कफन कहानी है माधव और घीसू लोग परलौकिक डर से एकदम छुट्टी पाई गेल रहती। ठीक है, उसमें हमने दूसरा दौर में जो हमने सवा शेर वाला में देखा था कि वो पुराना जन्म का मतलब वो हिसाब किताब मानता है, कौन, शंकर, कि तभी हमको इतना कष्ट भगवान दे रहे हैं, पिछला जन्म में हमने जरूर कुछ पाप किया होगा। ठीक है, लेकिन अब जो है तीसरा दौर जो प्रेमचंद्र का है कफन जो उपन्यास है, ठीक है, उसमें माधव और घिसू जो मुख्य पात्र हैं, उसमें ये बोलते हैं कि इसमें उसके अंदर कोई परलोक का कोई डर भय है ही नहीं। क्यों नहीं डर भय है? एखिन के गोटे गात कर्जाय लेसाइल है, जत्ते रोया नाय तते कर्जा, तावो एखिन के चिंता फिक्र न, मतलब जितना इसके शरीर में रोया नहीं है उतना इस उससे भी ज़्यादा इसके ऊपर कर्जा है। फिर भी किसके ऊपर? माधव और घिसू के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। एखिन गारियो सुनहत मायरो खाहत तैयो कोनो दुख नहीं। ठीक है, गाली भी सुनता है मार भी खाता है, फिर भी कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाइन लाज के डर ना, मतलब कोई बेइज्जती उज्जती कोई कहीं भी कुछ बोल दिया, ठीक है, रास्ते में बोल दिया कुछ गाली वाली दे दिया, फिर भी इसको कोई डर नहीं है। इतने ना एखिन धर्म कर्म एक ढोंग के हंस के उड़ा देत। ये सब धर्म कर्म पे ज़्यादा, ये सब ये जो ढोंग है ना उस पे ज़्यादा ऐसे वैल्यू देता नहीं, ऐसे हंसी मजाक में इसको उड़ा देता है। एखिन ई बात के बेस सिरे बुझा हलत, जे हमें धर्मे कर्मे के ओढ़े तो शोषण के गाछ बाढ़े हैं, फूलल फोरा हैं, ई धर्म करम बावने और बोर लोके, मतलब इसको अच्छी तरीके से पता है कि जो जिस धर्म और कर्म के छाया में हम लोग बढ़ते बढ़ते हैं, आगे बढ़ते फूलते हैं ना, ये धर्म कर्म कोई भगवान का निर्मित किया हुआ चीज़ नहीं है, ये ब्राह्मण लोग अपने स्वार्थ के लिए, ये बड़े लोग अपने स्वार्थ के लिए इसको जन्म दिए हुए हैं। ठीक है, ये उनके स्वार्थ के लिए है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये सब में ये वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं और इन पे उनको कोई विश्वास भी नहीं है ये। ठीक है, कफन कहानियाँ प्रेमचंद जी समाजे पसरल एक घिनघिनिया शोषणिक नीति के पर्दा उघार कर कहा थे। तो इसमें जो ये कफन है, कफन प्रेमचंद्र जी का, तो इसमें क्या है, समाज का जो घिनौना नीति है, समाज में जो घिनौना नीति फैला हुआ उसके ऊपर से क्या करते हैं, पर्दा उठाते हैं। ये कहानी अंगरी उठावा है, वो बावने के कुटचाइल के ऊपरे धर्मे के कर्मे के ऊपर उंगली उठावा है। ठीक है, इस कहानी में क्या करता है वो मतलब समाज की जो कुटचाल है, ब्राह्मण की जो कुटचाल है, ठीक है, गरीबों के प्रति धर्म कर्म नाम का ये जो ढोंग है उसके ऊपर उंगली उठाता है, उससे उससे पर्दा उठाता है। सामाजिक नाता गोता के ऊपर उंगली उठावो है, जकर डांडा बेसी टाका हके अंगली उठावो है, नैत नियत के ऊपर मतलब उंगली उठावो है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर क्या करता है, जहाँ पे विरोध करना चाहिए वहाँ पे क्या करते हैं, अपने कलम के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका